हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ था, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं योजना का जून अंक, जो कि भारत के किले से संबंधित है, यानी कि एक भारतीय संस्कृति या कह सकते हैं भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संदर्भ में इस पर बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है जो रिलीवेंट या चर्चा में रही हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो इस बार की जो पूरी मैगजीन है वो आपकी काफ़ी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि इस पर मैं डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज़ की चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किलों के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि टॉपिक का नाम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किलों का रक्षात्मक वास्तुशिल्प कैसा है, यानी कि उसमें क्या क्या किस तरह की चीज़ें हैं, शिल्प की कौन कौन सी विधाएं मौजूद हैं, किस तरह की उसमें परंपरा का निर्वहन किया गया है विशेषकर रक्षात्मक दृष्टिकोण से। तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ योजना जून अंक भारत के किले। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिले जो हैं वो किले हैं, विभिन्न जिलों में जो मौजूद हैं उनकी संख्या तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके लगभग सैकड़ों से ज़्यादा है। लगभग कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में लगभग 160 से ज़्यादा किले हैं। 160 से ज्यादा किले हैं और इनमें से 50 विशेष रूप से संरक्षित हैं। 50 विशेष रूप से संरक्षित, ठीक है ना। ये आप जो देख रहे हैं ये एक बेहतरीन किले का नमूना है जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देखेंगे तो वारंगल वगैरह का जो किला है ये आप सबके सामने मौजूद है, ठीक है ना। इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, कोंडापल्ली है, कोंडावीडू है, उदयगिरी है, गूटी है, पेनुकोंडा है, चंद्रगिरी है, गलकोंडा है, वारंगल है, भुवनगिरी है, एलगंडल है। ऐसे आपके बहुत सारे किले हैं। इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट किलों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी किलों की हर चीज़ को याद रखना आसान नहीं है और वही चीज़ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो जो मैंने कहा कि लगभग 160 से ज़्यादा किले हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो आपके लगभग 73 किले, 73 जो किले हैं वो आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश में आपके किले की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद लगभग मान के चलिए तो आपके 50 के आसपास रॉयल सीमा में है। 50 किले रॉयल सीमा, यानी कि उसका एक क्षेत्र पड़ता है रॉयल सीमा का। और उसके बाद हम बात करें तो लगभग 37 किले तेलंगाना में, जो आज की डेट में तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए हैं, उसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किलों के बारे में आपको बताया गया है। आप समझ सकते हैं लगभग 160 किले के आसपास हैं, ठीक है ना, जिनमें मैंने कहा कि 50 विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, जिनको सरकारें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित कर रही है। एक चीज यहां पर समझने की कोशिश की है, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं पढ़ी है वो पिछली क्लास को जरूर देख लें, समझ लें। और उस संदर्भ में बात करूं तो हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना के किलों के संदर्भ में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि किले हैं क्या। किले एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाई गई एक चार दीवारी है, जो कि मिट्टी से, ईंटों से, पत्थर से बनाई जाती है एक बड़े से क्षेत्र में, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपना निवास बना करके रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, इन किलों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो किले हैं, किलों के जो नाम हैं, उनको आप लोग एक बार हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या क्या इनके नाम हैं। साधारण तौर पर अरबी फारसी में इनको किले कहा जाता है, ठीक है ना।
साधारण तौर पर अरबी फारसी परंपरा में इनको किले कहा जाता है, लेकिन इन्हीं किलों को संस्कृत में क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। संस्कृत में दुर्ग कहते हैं। और उसकी चर्चा कौटिल्य ने अपनी किताब जो लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो सप्तांग सिद्धांत मैंने आप लोगों को इसी इतिहास की क्लास में, पिछली क्लासेस आप देखेंगे तो इतिहास की क्लासों में मैंने आप लोगों को कौटिल्य के संदर्भ में पूरी चर्चा की थी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और कौटिल्य के बारे में विशेष तौर पर चर्चा की है। तो मेरी अगर आपको देखना हो तो इतिहास की जो क्लासेस हैं, जो मेरी 4:15 बजे आपकी स्टार्ट होती हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरे डिटेल में मैंने आपकी चर्चा की हुई है, ठीक है ना। उसी सप्तांग सिद्धांत में जो चौथा जो आपका अंग है, फोर्थ अंग, वो आपका दुर्ग बताया गया है। यानी कि एक राज्य के मजबूत संरक्षण के लिए दुर्ग का होना बहुत जरूरी है। और दुर्ग के आपके 6 प्रकार भी बताए हैं, जो कि मैंने आपको कल चर्चा की थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 6 प्रकार के किलों की चर्चा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में की थी। धनब से लेकर के, जल दुर्ग से लेकर के, धनब दुर्ग से लेकर के, नीति दुर्ग से लेकर के, वन दुर्ग से लेकर के, ऐसे बहुत सारे आपके चर्चा की थी मैंने, जो सभी थे। दूसरा, संस्कृत के बाद में अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया, चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तेलुगु भाषा में इसको कोटा कहते हैं। जो तेलुगु, आंध्र प्रदेश की जो रियल भाषा है तेलुगु, उसमें उसको कोटा कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। कन्नड़ भाषा में इसको कोट कहते हैं। कन्नड़ में, कर्नाटक की जो भाषा है कन्नड़, उसमें उसको क्या कहते हैं? कोट। और आपकी तमिल भाषा में इसी को कोट्टई कहते हैं। तमिल में इसको क्या कहते हैं? कोट्टई, ठीक है ना। तो ये इसके अलग अलग भाषाओं में नाम दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको और ध्यान बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो किले हैं, इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में जो किले थे वो आपके ईंटों से और गारे से बने थे। गारा बोले तो मिट्टी से निर्मित थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इनके जो उदाहरण हैं अगर आप देखेंगे तो कई सारे इसके उदाहरण हमको लोगों को मिलते हैं। जैसे आपके उदाहरण के तौर पर जिनके कुछ एविडेंस हमको मिले हैं, पूरे एविडेंस इस पीरियड में नहीं मिले हैं, कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बेहतरीन जगह है जिसे हम कहते हैं धान्य कटक, धनकोटा, धान्य कटक है, ठीक है ना। रत्नी कोटा है, रत्नी कोटा, कोटा से तो शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रत्नी कोटा है, ठीक है ना। धूली कट्टा है, धूली कट्टा है। ऐसे कई सारी जगह हैं जहां से हमें प्राचीन काल के एविडेंस मिले हैं। लेकिन ध्यान रखना, उसके बाद हम जब मध्यकाल में आए, या कह लीजिए पूर्व मध्यकाल में, तो यहां पर इनके किलों की जो निर्माण की परंपरा है, किलों के निर्माण की परंपरा बदल गई। निर्माण की जो परंपरा है वो बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि ये पीरियड जो है यहां का वो बदल गया। यानी युद्ध का माहौल बदल गया, युद्ध के तरीके बदल गए, युद्ध की नीतियां बदल गईं, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा कल की क्लास में की थी, क्योंकि अब गोला बारूद तोपें आने लगी थी, ठीक है ना, हाथियों का प्रयोग होने लगा था। तो उसी तरीके से इनके निर्माण की परंपरा और निर्माण की शैली भी बदल गई। अब यहां पर सोचिएगा, मुख्य तौर पर पत्थर का उपयोग होने लगा, मुख्य तौर पर ईंटों का प्रयोग होने लगा, ठीक है ना।
दूसरा, इनका निर्माण अब चट्टानों पर होने लगा, चट्टानों पर निर्माण होने लगा, काफी ऊंचाई पर जाकर के। ध्यान रखना, इनके साथ के साथ इसमें भव्य प्रवेश द्वार की परंपरा शुरू हुई, भव्य प्रवेश द्वार की परंपरा शुरू हुई। साथ के साथ एक चीज और भी थी, वो थी किलों के चारों तरफ खाइयों का निर्माण। इनकी सुरक्षा के लिए खाइयों का निर्माण की परंपरा, ये नई चीजों की आपकी शुरुआत होती है। ये उत्तर भारत में भी होती है और आपके मध्य भारत यानी कि दक्कन के क्षेत्र में भी होती है, दक्षिण के क्षेत्र में भी होती है। ठीक है ना, ये रहे। और इस पीरियड के जो प्रमुख शासक हैं जिन्होंने इस किलों की परंपरा का निर्माण करवाया था, उसमें देखेंगे तो जो प्रमुख शासक वर्ग हैं वो कौन कौन हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, देखिएगा। तो यहां पर देखेंगे आपके चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, ठीक है ना। आपके आ जाइए तो पल्लव हैं, आपके आ जाइए तो यहां पर आपके चोल हैं, ठीक। आपके आ जाएंगे तो विजयनगर है, आपके आ जाएंगे तो काकतीय हैं, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल हैं, पांड्य हैं, ठीक है ना। पांड्य वगैरह तो ये खैर थोड़े से नीचे चले जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये चोल जो हैं और पांड्य ये थोड़े से दक्षिण में हैं, बाकी सब आपके उत्तर के क्षेत्र में है। उसके अलावा बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य, और बहमनी में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा के जो शासक हैं वो, गोलकुंडा के शासक जानते हैं कौन है? कुतुब वंश, कुतुब वंश के शासक कुतुब। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने विशेष तौर पर किलों का निर्माण यहां पर करवाया था। बाद में जाकर के यहीं पर आपके एक और आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं मराठा, ये रहे। तो इन शासकों ने यहां पर आपके बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था। एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया इस पीरियड में कहां पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में दे दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख किले हैं और उनकी क्या खास खास विशेषता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं, वो आप लोग समझ लिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप में से जो सभी छात्र चाहते हैं कि 2025 और 2026 में सिलेक्शन लेकर के अच्छी रैंक लेकर के अपने भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वो इतिहास वैकल्पिक विषय की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त, इसमें हमारा जो टारगेट है और आराम से इसमें आपके नंबर हम जो ला सकते हैं वो 300 प्लस इतने मार्क्स आपके ला सकते हैं। और इससे ज्यादा मार्क्स मैं ऑलरेडी ला चुका हूं, 61%। हमारे साथ के सभी लोगों के मार्क्स 60% से एवब ही आए। तो उसके पढ़ाने की एक अपनी विशेष शैली है, पढ़ने का अपना एक तरीका है, सरल तरीका, जिसके माध्यम से आसानी से नंबर आते हैं। और सिलेबस जितना कि लोग बताते हैं उतना है नहीं, उसका मान के चलिए तो 60% सिलेबस हमको तैयार करना होता है मात्र। जीएस का केवल 60% पेपर हमको तैयार करना है, उतने में आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है। तो इसका आपका सेकंड बैच दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, सेकंड बैच। और इसमें एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, यानी कि 2 दिन और हैं। और इसके बाद ये बैच आपका क्लोज हो जाएगा, इसमें एडमिशन नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, इसकी क्लास आपको डेली होती है। इसके अंतर्गत आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बतानी थी वो ये थी कि इस समय आप लोगों के लिए एक ग्रेट लर्निंग डेज सेल इस समय उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके थ्रू आप लोगों को ऑप्शनल 20,499 रुपए की जगह पर मात्र 14,999 रुपए में एडमिशन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK लाइव, यानी कि मेरा कोड, जिसका अर्थ है कि आप मेरे सानिध्य में मेरे साथ मिलकर के मेहनत करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को कम से कम 300 नंबर आपको दिलवाऊं, तो आप इसको कर सकते हैं।
बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो इसको जल्दी कीजिए, और ये ऑफर जो है दोस्तों ध्यान रखना मात्र 30 तारीख तक ही है, उसके बाद नहीं है। ओके, चलिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे यहां पर टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, और टेलीग्राम पर इस क्लास की पीपीटी भी आपको वहां मिल जाती है, ध्यान रखना। और इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा और मुझसे जोड़ेगा भी, ठीक। और ये टेलीग्राम बार कोड है, इसके थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख किलों के बारे में। देखिए, हमें 160 165 किले नहीं पढ़ने हैं, हमें 5-7 किलों के बारे में इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो हम किले की बात करें तो वो किला है आपका कोंडापल्ली किला। कोंडापल्ली किला, यह आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में है। आंध्र प्रदेश का एनटीआर जिला है, ठीक है ना। कोंडापल्ली किला, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी इलाके पर ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं, इसका कंसेप्ट है। इसकी खास बात यह है कि इस किले के अंतर्गत आपके 2 दरवाजे हैं विशेष तौर पर, और 2 दरवाजे अलग अलग हैं। एक दरवाजा जिसे हम दुर्ग दरवाजा कहते हैं, और एक है गोलकुंडा दरवाजा। एक है आपका दुर्ग दरवाजा, और दूसरा है आपका गोलकुंडा दरवाजा, गोलकोंडा दरवाजा। तो इसके माध्यम से आप इस किले में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। और इस किले की जो निर्माण की जो शैली है, निर्माण शैली, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जो इसकी वास्तुशिल्प है वो है आपकी इंडो सार्सेनिक या गॉथिक शैली, या इसे हम कहते हैं नव मुगल शैली, यानी कि यूरोपीय और मुगल शैली यानी इस्लामिक शैली का मिश्रण है ये। इस शैली का इसमें उपयोग किया गया है, ठीक है ना। इस किले का निर्माण सबसे पहले चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्यों ने, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में इसको अलग अलग शासकों ने अपने समय में रखा, ठीक है ना। चालुक्यों के अधीन काम करने वाले एक शासक थे, बेलम शासक या रेड्डी शासक। उन्होंने इसको अपना केंद्र बिंदु बना लिया। तो वेलम या रेड्डी शासकों ने इस पर नियंत्रण किया, इस पर। और ये कहां के रहने वाले थे? ये थे कोंडाविडू के रहने वाले बेलम शासक। इन्होंने इसको नियंत्रित करने की कोशिश की, कंट्रोल किया, उसको बनाया, और उसके बाद में इस पर नियंत्रण किया गजपति शासकों ने। गजपति शासक वो इस जगह पर आए, और गजपति शासकों के बाद इस पर विजयनगर ने अपना नियंत्रण किया। विजयनगर साम्राज्य तो जानते ही होंगे। और विजयनगर के बाद में सबसे लास्ट में कुतुब शाही डायनेस्टी ने, यानी गोलकुंडा की कुतुब शाही डायनेस्टी ने इस पर कब्जा कर लिया। अंत में जाकर के कुतुब वंश ने इस पर नियंत्रण किया। वंश ने नियंत्रण कर लिया। तो ये एक परंपरा, एक क्रम है इतिहास का, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। एक ये रहा। दूसरा मैंने आपको बताया था, अभी एक चर्चा मैं कर रहा था कोंडाविडू के बारे में। तो देखिए दूसरा कौन सा है? कोंडाविडू। कोंडाविडू, ठीक है ना। कोंडाविडू के क्षेत्र को ही हम एक नाम और भी कहते हैं, उसे कहते हैं अंडाकी। कोंडाविडू किला, या इसी को हम कहते हैं अंडाकी का किला, अंडाकी, ठीक है ना। ये कहां पर है? ये भी उसी के पास में ही है, वहीं पर। और इस वंश की जो स्थापना है वो है आपके रेड्डी शासक। रेड्डी शासक। तो रेड्डी शासकों की अपनी ये अंडाकी जो है ये राजधानी हुआ करती थी, राजधानी थी अंडाकी इनकी, ठीक है ना। और बाद में जाकर के इस पर वारंगल के काकतियों ने इस पर नियंत्रण कर लिया।
वारंगल के काकतियों ने इस पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एवरीबॉडी क्लियर हो गया। और बाद में जाकर के अंडा की एक स्वतंत्र राज्य फिर बन गया, बेलमकोंडा को अपने अधीन कर लिया। ठीक, और बाद में उसके बाद जाकर के देखेंगे तो इस पर आपके गजपति शासक आए, गजपति शासक वही गणपति राजू। ठीक है ना, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य ने इस पर नियंत्रण किया। अब कहोगे इसके किले की विशेषता क्या है? इसके किले की कोई खास विशेषता नहीं है। जो आपके कोंडापल्ली किले की विशेषता थी लगभग वैसी ही विशेषता है, क्योंकि उसके बिल्कुल पास में ही है। इस वजह से इसकी विशेषताओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि दोनों की विशेषताएं लगभग एक जैसी हैं। ठीक है ना, विजयनगर। और विजयनगर के बाद में इस पर नियंत्रण किया बहमनी शासकों ने, और बहमनी में भी स्पेशली गोलकुंडा के कुतुबशाही। ठीक है ना, इन शासकों ने इस पर नियंत्रण कर लिया। और सबसे लास्ट में जाकर के फिर कंडीशन ये होती है, अब बाकी तो आप जानते ही हैं कि सबसे लास्ट में कौन जीतेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो तो फिर है ही, तो उसमें कोई विशेष बात ही नहीं है कि लास्ट में इस पर किसने नियंत्रण किया होगा। ठीक है ना, अगला है उदयगिरी। उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, ठीक है ना, यहां पर है नेल्लोर जिले में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो बेसिकली विजयनगर के समय में हुआ था। विजयनगर के समय में विजयनगर के जो आरंभिक शासक थे हरिहर बुक्का वगैरह, उसके बाद देवराय आए, देवराय सेकंड के समय में यह बनाया गया था, उसका सारी चीजें हुई थी। ठीक है ना, इसका निर्माण किया गया था विजयनगर की पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए, पूर्वी सीमा की सुरक्षा हेतु इसका निर्माण किया गया था। बाद में इसकी जगह पर विजयनगर से इसको छीन लिया गजपति शासकों ने। उड़ीसा के जो गजपति शासक हैं उन्होंने इसको छीना। गजपति शासक आपके ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना के नहीं बल्कि उड़ीसा के क्षेत्र के रहने वाले शासक हैं ये। ठीक है ना, ध्यान रखना। और बाद में फिर इसको जब आपके विजयनगर में कृष्णदेवराय आ गए, कृष्णदेवराय, फिर इन्होंने इसे विस्तारित किया, विजय किया और इसका विस्तार किया, इसको प्रॉपर तरीके से निर्माण करवाया। समझ लीजिएगा। तो ये आपके उदयगिरी किले के संदर्भ में चीजें रही थी। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें इसके अंतर्गत आपके ध्यान रखना, इस किले के अंतर्गत आपके 13 छोटे छोटे किले बने थे। इसके अंतर्गत आपके 13 छोटे छोटे किले हैं, जिनमें से 8 पहाड़ी पर सुरक्षा के लिए बनाए गए और 5 नीचे बनाए गए आपके सामान के भंडारण के लिए। ठीक है ना, इनमें पहली बार प्रॉपर तरीके से निगरानी के लिए, बाहर की चीजों की निगरानी के लिए मीनारें बनाई गई, जिसमें बैठ करके लोग सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर सकें, दूर से चीजों को देख सके, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इसी में कृष्णदेव राय ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर कहते हैं कृष्ण मंदिर। और इसी में सोचिएगा बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित की, बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण मंदिर निम्न में से किस किले में है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है ना, तो आपके 1, 2 और 3 किले मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा की है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगला किला है, आप ध्यान रखिएगा, वो है गूटी का किला। कौन सा? गूटी। और ये गूटी के किले की ही तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। वारंगल का किला है ये, सॉरी गूटी का नहीं, वारंगल का है। मैं जो बात कर रहा हूं अभी वो गूटी की बात कर रहा हूं, गूटी का किला।
और ये कहां पर है गुटी का? ये है आपके अनंतपुर जिले में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला, यहां पर ये बना हुआ है, ठीक है ना। और ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा किला 11 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, 11 किलोमीटर का क्षेत्र का किला है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत, इसके अंदर 7 दुर्ग हैं, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर ही 7 किले हैं, ध्यान रखना 7 दुर्ग हैं। यह 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 2 पहाड़ियों से घिरा है। ध्यान रखना दोस्तों, योजना कुरुक्षेत्र एक ऐसी मैगजीन है जिससे आपके यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। और मैंने पहले भी कहा कि योजना कुरुक्षेत्र को लेकर के बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरी क्लास का एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाता है, पूरे एक लेक्चर में सारी मोटी मोटी बातें बता दी जाती हैं, लेकिन एक एक टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होता, या फिर आपको क्रक्स दे दिया जाता है अलग अलग चैप्टर का, जिसमें कंटेंट पढ़ने में आपको एक सीक्वेंस समझ में नहीं आता, तो बना बनाया नोट्स मिल जाता है लेकिन समझ में नहीं आता। इसीलिए हमने प्लान बनाया था कि हम आपको प्रॉपर तरीके से इस क्लास को प्रोवाइड कराएं, उसमें एक एक चीज समरी के तौर पर साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको समझ में आ जाए, यानी कि नोट्स भी और क्लास भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस किले के अंतर घुसने के लिए 14 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। गुटी का किला कितने बनाए गए हैं? 14 प्रवेश द्वार इसमें बनाए गए हैं। और यह समुद्र तल से काफी ऊंचा है, लगभग 250 मीटर की हाइट पर स्थित है समुद्र तल से, ठीक है ना। और इसके शिखर पर, यानी कि सबसे ऊपर जाकर के शिखर पर आपके अनाज भंडार की जगह बनाई गई है, यानी कि सबसे ऊपर कहीं कोई नुकसान न पहुंचाए। बारूद का भंडार है, ठीक है ना, आपके बंदूकों का भंडार गृह बनाया गया है। ये सब आपके इसके शिखर पर निर्माण किए गए हैं। और यहीं से आपके गुटी किले में एक चीज ध्यान रखना, यहीं से चालुक्यों का एक अभिलेख भी मिला है, अभिलेख प्राप्त हुआ है चालुक्यों का। क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से मिला, और इस पर जाकर के ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गुटी के किले को एक प्रांत के रूप में किसने बनाया था? विजयनगर ने इसको खड़ा किया था, ने स्थापित किया। विजयनगर राज्य के समय में यह एक प्रांत के रूप में खड़ा किया गया था। और सबसे लास्ट में फिर इस पर नियंत्रण कर लिया किसने? कुतुब वंश ने। और उसके बाद 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण किया। वो तो सबसे लास्ट में कर ही लेगा अंग्रेज। तो ये है आपके गुटी के किले के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बातें। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करें तो एक आपका और आता है पेनुकोंडा। आप जानते होंगे पेनुकोंडा, ठीक है ना, ध्यान रखना। पेनुकोंडा आपके विजयनगर की चौथे वंश की राजधानी थी। इसका निर्माण किया गया था 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद। तालीकोटा युद्ध के बाद, ठीक है ना। और ये विजयनगर के चौथे वंश की राजधानी थी। चौथे वंश का नाम क्या था? अरविडू वंश। अरविडू वंश की राजधानी बना। चौथे वंश की क्या बना? राजधानी, ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहां की सबसे बड़ी चीज क्या है? ये सबसे बड़ी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये लगभग यहां पर ये 7 किलों का एक समूह है। क्या है? 7 किलों का
समूह है। ध्यान रखना, इसमें 7 किले हैं तो स्वाभाविक सी बात है 7 प्रवेश द्वार होंगे, ठीक है ना। और 7 प्रवेश द्वार है तो इसके इस किलों का समूह है तो इसके अंदर बहुत सारे मंदिर, काफी सारे मंदिर और शिखर बनाए गए हैं। यहां पर कई मंदिर और अनेक शिखर या मीनारें हैं। मीनारें हैं जो यहां पर बनाई गई हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो वास्तुकला है स्वाभाविक सी बात है हम्पी से मिलती जुलती है। वास्तुकला हम्पी के समान है, ठीक है ना। हम्पी क्या है? विजयनगर की जो मूल राजधानी हुआ करती थी वही है आपकी हम्पी। आज की डेट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको आपके बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों ने मिलकर के तबाह कर दिया था। तालीकोटा युद्ध के बाद उसको लूटा गया, जलाया गया, तोड़ा गया, और उसके बाद जो अवशेष बचे हुए हैं वो अवशेष सोचिएगा आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मौजूद है। बहुत बेहतरीन शहर माना जाता था वो, ध्यान रखना। और इसको बाद में जाकर के बीजापुर ने जीता। 1663 के आसपास में बीजापुर ने जीत लिया। और सबसे लास्ट में फिर 1799 में ही जब जिस समय टीपू सुल्तान हैदर अली को हराया गया था, टीपू सुल्तान को मारा गया, सोचिए श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, तो ये सारे के सारे किले उनके अंडर में आ गए। इसलिए 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक झटके में सारे किलों को अपने अधीन कर लिया था। यही है रीजन, क्योंकि ये सब आपके एक समय पर मैसूर के साम्राज्य के अंतर्गत भी मौजूद थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है कि जो ग्रेट लर्निंग डेज सेल है दोस्तों, वो आप लोगों को स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करा रहा है 30 जून तक के लिए, जिसके थ्रू आप लोग इस समय हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के जो बैच हैं उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट 30 जून है। और 30 जून ही आपके ग्रेट लर्निंग डेज सेल का एंड भी है। इसमें मात्र आप 70,000 की जगह पर 25,999 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं MK लाइव कोड का इस्तेमाल करने के बाद, जिसमें आप लोगों को पूरी रेगुलर क्लासेस 13 महीने की प्लस प्री की स्पेशल क्लासेस और टेस्ट सीरीज, मेंस की स्पेशल क्लासेस प्लस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सीसेट की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, निबंध की क्लास, ठीक है ना, कंपलसरी पेपर की सेपरेट क्लास, ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा आपको डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, ये सब तो मिलता ही मिलता है। और इसमें आपके किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए अगर टीचर अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपकी हर संभव पढ़ाई से संबंधित सहायता करता है। तो ये सारी चीजें मात्र 26,000 रुपए में यानी 25,999 रुपए में आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए यदि आप सिलेक्शन देखना चाहते हैं 2025 या 26 में। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिना सिस्टमेटिक स्टडी के, बिना एक व्यवस्थित पढ़ाई के रिजल्ट्स नहीं आते। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, क्या ये बात सही है, गलत है? अगर बिखरी हुई चीजों से रिजल्ट आते तो क्या कोई भी सिस्टमेटिकली कोई काम करता? नहीं। और आप अच्छे से जानते हैं और हर टॉपर कहता है, ऐसा नहीं कि आप जो बोलते हैं ना बेटा, ध्यान रखना, वो आप आधे अधूरे मन से बोलते हैं और आधे अधूरे मन से करते हैं। सच्चाई आपको भी पता है। जब आप किसी को गाइड करते हो तो उसको बताते हो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, खुद करो या ना करो, लेकिन दूसरों को हमेशा सही रास्ता बताते हो, तो आप खुद भी चलिए ना। और हमारे स्टडी आईक्यू का एक स्लोगन है, अफोर्डेबल फीस में आप लोग को बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसमें आपको 18 किताबों का सेट भी इंक्लूड है। तो इस बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। 30 तारीख है, 2 दिन का समय है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करके अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रह करके पढ़ाई करना,
तो आप MK लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा जो हो सकती है मुझसे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है आपको सफल बनाना। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें हैं। तो आज के लिए हम इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम रखते हैं, बाकी फिर चीजें हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे इसके साथ में। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।